आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको इस बार 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देनी है हिंदी की, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस हैं, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हिंदी के, वो हम आपको बताने वाले, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, यानी कुल मिला के आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको खुद ही अभी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नॉलेज मिली है। तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं प्रूफ। आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, लिखा है, क्या लिखा है कि ये देखिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट है, प्रश्न पत्र का नाम, यानी सब्जेक्ट आपका हिंदी है और जो प्रश्न पत्र पेपर होगा वो हिंदी काव्य का होगा। तो हिंदी काव्य से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। हम आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं बीए में, हर सब्जेक्ट के 8 यूनिट होते हैं। 8 यूनिट से जुड़े मतलब कि 8 यूनिट होते हैं, तो उन्हीं 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिट जुड़े क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब कि यूनिट जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे सिलेबस, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 पूरी यूनिट यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है। और उसके समस्त उसका टॉपिक्स है, ठीक है। ये आपका यूनिट होगा, एक नंबर यूनिट में टॉपिक्स ये हैं, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लिखा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, यानी कि आप फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, आदिकालीन से जुड़े आएंगे और मध्यकालीन हिंदी काव्य से जुड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है। आपको पढ़ना होगा हिंदी कालीन और मध्यकालीन हिंदी का इतिहास, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रश्न बनेंगे फर्स्ट यूनिट में। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो भारतीय जो सिस्टम, इंडियन जो कल्चर है, वहाँ जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी जो परंपरा चली आ रही है, जो नियम कानून चले आ रहे हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य को लेकर, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, यानी कि जो हिंदी साहित्य है इसको बहुत सारे अन्य कालों में डिवाइड किया गया, जैसे कि आप लोग ने आदिकाल, मध्यकाल, ठीक है, और आपने जो काल पढ़े हैं जैसे कि आधुनिक काल, ठीक है, और जो आपके काल आ जाए रीत काल, भक्ति काल, बहुत सारे जो काल हैं, ठीक है, ये सभी हिंदी साहित्य में आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के बहुत सारे काल हैं, ठीक है, इनको अलग अलग विभाजन किया गया है। वहां पर बताया गया कि इस सन से लेकर इस सन तक इस काल को माना जाएगा, इस सन से लेकर इस सन तक इस काल को माना जाएगा, इस सन से लेकर इस सन तक इस काल को माना जाएगा। तो वही होगा काल का विभाजन, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसके नामकरण, यानी कि जो वो काल है, उस जैसे कि रीत काल है, रीत काल का नाम क्यों पड़ा रीत काल, या फिर आदिकाल है तो आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों पड़ा, या फिर भक्ति काल है तो भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों पड़ा, या फिर मध्यकालीन युग है तो उसका मध्यकाल युग क्यों पड़ा, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि नामकरण किसने किया, कैसे हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां, यानी कहने का मतलब ये साहित्यिक प्रवृत्तियां का मतलब हुआ विशेषताएं, यानी कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए, रीत काल की प्रमुख बताइए, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करेंगे, ठीक है, इससे जुड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया साहित्यिक प्रवृत्तियां या फिर साहित्यिक विशेषताएं। समझ में आ रहा ना? पूरी इंफॉर्मेशन आप लिखिएगा। हम ये कोशिश करेंगे आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग बेसिक से समझ सकें। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद आ जाएगा, यहां पर लिखा है कि सिद्ध साहित्य के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। जैन साहित्य क्या होता है, रासो साहित्य क्या होता है, नाथ साहित्य क्या होता है, ठीक है। तो ये जो साहित्य है इनके बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ना पड़ेगा कि जैन साहित्य किसे कहते हैं, रासो साहित्य। इनके जो प्रश्न के उत्तर हैं इनको हम जब हमारी क्लास चलेगी, जब आपको हम क्लास देंगे, ठीक है, ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर। और लिखा है कि लौकिक साहित्य किसे कहते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण बताइए। देखिए ध्यान सुनिएगा, भक्ति आंदोलन, जो भक्ति के लिए आंदोलन किया गया हो, ठीक है, और उसके उदय यानी कि भक्तिकालीन प्रारंभ किया गया, उदय हुआ उसका, ठीक है, स्टार्टिंग हुई, तो उसके सामाजिक
समाज की ओर से, और जो कल्चर होते हैं, जो सांस्कृतिक होते हैं, उसके क्या कारण थे वो आपको लिखना है। ये भी आपका बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है। ओके, उसके बाद भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनका वैचारिक आधार, यानी कि उनका मुख्य आधार क्या है, विचार वाला वैचारिक। ठीक है। निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण कवि के बारे में आपको पढ़ेगा, कौन से सगुण कवि हैं, कौन से निर्गुण कवि हैं, और उनका काव्य यानी कि उनकी रचनाएं कौन कौन से भाई निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं और कौन कौन से सगुण काव्य धारा के कवि हैं, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यही बता रहा है ये टॉपिक्स। अब अगला पॉइंट है कि रीत काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियां एवं परिपेक्ष, रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद। तो रीत काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारण है, या फिर रीत काल का जो समाज था और समाज सांस्कृतिक थी, कल्चर थी, वो कैसी थी, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो नामकरण हुआ वो कैसे हुआ, रीत काल की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही होता है। ठीक है, तो वो क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट। तो ये आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में यहीं से आएंगे। ओके, आएंगे 8 यूनिट पे, लेकिन फर्स्ट यूनिट में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी के उत्तर जो स्टेप बाय स्टेप क्लास है, एक एक क्वेश्चन है, वो हम कवर करेंगे। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट यूनिट। अब आ जाएंगे हम सेकेंड यूनिट की ओर। सेकेंड यूनिट की ओर, ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी है थोड़ा। फर्स्ट यूनिट में लिखा है कि रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीति मुक्ति, प्रमुख कवि और उनका काव्य। यानी कि रीतिबद्ध शाखा के कवि कौन है, रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है। ठीक है, प्रमुख कवि और उनका रचना, काव्य का मतलब उनकी रचना है। ठीक है, उनके जो काव्य उन्होंने जो रचना की है, ठीक है, जो उनकी प्रमुख कृतियां हैं, तो ये आपको कवर करना होगा, या फिर हम आपको कवर कराएंगे फर्स्ट यूनिट में। अब आ जाएंगे हम सेकेंड यूनिट की ओर। सेकेंड यूनिट जो है वो है रीतकालीन काव्य का इतिहास। जो रीतकालीन है यानी कि रीतकाल है, उसमें जो रचनाएं हुई हैं या उसमें जो रचनाकार हुए हैं उनके इतिहास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक्स मेन यही है कि रीतकालीन काव्य का इतिहास। यानी इतिहास का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, इतिहास का मतलब यही हुआ कि आज से कुछ 40-50 साल पहले की जो रचनाएं हैं, या पहले की मतलब आज से 40-50 साल पहले की, ठीक है, तो उनकी जो मतलब क्या होता था, कैसे सिस्टम था, कैसा समाज था, कैसे नियम कानून से, कैसा धर्म था, ठीक है, कौन राजा हुआ था, कौन प्रजा, कौन किस काल में क्या होता था, वही हो गया आपका इतिहास। यानी कि जो पिछला आपका जो बीत गया है उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होता था, क्या सिस्टम था, वही हो गया आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है, आज जो कंटिन्यू चल रहा, आज के 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, ठीक है, जो 100 साल बाद या फिर 50 साल बाद जब मान लीजिए जनरेशन आगे आएगी, तो वो जनरेशन इस समय की जो इस समय आप देख रहे हैं ना वीडियो, आज के जो मतलब कि इतिहास है इसके बारे में पढ़ेगा कि इस समय 2023 में क्या हुआ था, 2024 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था, ये पढ़ेगा आज के 50-60 साल पहले, 60 साल बाद जब आएगा। ठीक है, यानी कि 2000 जब 80 आएगा, 70 आएगा, तो ये सब होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पे कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियां। यानी कि जो आधुनिक काल है, इसकी जो समाज यानी कि उस समय के जो समाज था वो कैसा था, संस्कृति यानी कल्चर कैसी थी, ठीक है, और जो कृतियां होती थी उनका नामकरण के बारे में। ठीक है, कौन से रचनाकार कौन सी रचना करते थे, उनका नामकरण किस प्रकार हुआ है आधुनिक काल का, या फिर उनकी जो रचनाएं थी उसका। ठीक है, एवं प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं क्या हैं आधुनिक काल की, और नामकरण कैसे पड़ा आधुनिक काल। ठीक है, और उसके बाद 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके बाद हिंदी नवजागरण से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हिंदी नवजागरण क्या है। उसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियां। भारतेंदु युग किसे कहते हैं, भारतेंदु युग का जो प्रारंभ है किस कवि के द्वारा माना जाता है, या फिर किस कवि ने इसका
मतलब कि नाम रखा। और भारतेंदु युग का जो समय है वो कब से कब तक है, किस सन से किस तक। इसी तरह द्विवेदी युग का कब से कब है, ठीक है, इसका जो समय। छायावाद का इसी तरह है, और इसकी प्रवृत्तियां विशेषताएं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है उत्तर छायावाद की विविध, ठीक है, विविध वैचारिक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रगतिवाद युग क्या है, प्रयोगवाद युग क्या है, नई कविताएं फिर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समकालीन कविता क्या है, प्रमुख साहित्यकार यानी कि आधुनिक काल के जो प्रमुख साहित्यकार है, रचनाकार है, उनकी रचनाएं लिखना है, ठीक है। और उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं उनकी रचनाओं में या फिर उनकी जो कृतियाँ थी उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, उनकी काव्य विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड यूनिट। अब आ जाएगा आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको आदिकालीन कवि से जुड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आदिकालीन कवि, तो यहाँ पर विद्यापति, ध्यान सुनेंगे, विद्यापति, विद्यापति पदावली, संपा, आचार्य राम लोचन शरण, ठीक है। का नंबर राधा की वंदना, खा नंबर श्री कृष्ण प्रेम, और ग नंबर है राधा प्रेम, ठीक है। ये आपको विद्यापति के इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोरखनाथ, गोरखनाथ जो कि कवि हैं बहुत ही प्रमुख, तो इनकी जो रचनाएं हैं इसमें गोरखबानी, संपादक पीताम्बर दत्त, ठीक है, और बड़ा थवाल ठीक, गोरखबानी, शब्दी, संख्या 247, ये जो मतलब कि आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा, ठीक है। वहाँ पर ये है आपका पृष्ठ का नाम, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत सारे पद, बहुत सारे इनकी जो व्याख्या हैं वो दी जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। और राग रामश्री 10-11 पे आपको पृष्ठ पे मिलेगा, ठीक है। ये आपको बुक है तो उसमें बेटर रहेगा, मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अब अमीर खुसरो जो कवि हैं, ठीक है, तो अमीर खुसरो की जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व, डॉक्टर परमानंद पंचाल के बारे में। कव्वाली, गीत, अंगा और दोहे जो हैं, दोहे गौरी है, ठीक है, सवैये हैं, खुसरो रैन, देख में चकवा, चकवी, शेर सनी। तो ये जो रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं हैं और इनकी जो दोहा हैं, इनकी जो व्याख्या करने के लिए आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। इसी तरह सेम है इसमें भक्तकालीन सगुण कवि में, इसमें सूरदास जी द्वारा रचित जो भ्रमर गीत सार है, ठीक है, संपा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताया गया, उसमें क्या है, ठीक है। इनके जो पद हैं 7 नंबर पेज पे, 21 नंबर पे, 23, 24, 26 पे आपको कवर करना है, ठीक है, हम कराएंगे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास गीता प्रेस गोरखपुर, अयोध्या कांड, दोहा संख्या 28 से 41, ये सब आपको सिलेबस में मिलेगा। बुक है तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें आप समझ भी जाएंगे। अब आ जाएगा भक्तकालीन निर्गुण कवि, इसमें कबीरदास जी आ जाएंगे। तो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको कवर किया जाएगा, जो सुंदरदास जी द्वारा लिखित हैं, ठीक है। सुंदरदास जी भी है ना, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कबीरदास जी की, इन्होंने दोबारा से उस पर अपनी जो है ना वो नींव डाली, एक तरीके से उस पर अपनी अपनी जो बात है वो रखी है, ठीक है, इनकी रचनाओं पे। का नंबर गुरुदेव का अंग या इस पृष्ठ पे मिलेंगे। खा नंबर ब्रह के अंग इस पृष्ठ पे मिलेंगे। मलिक मोहम्मद जायफी जो कि आप सभी को मालूम बहुत ही प्रमुख कवि हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मानसरोधक खंड, ए से 6 तक पद हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला यूनिट है रीतकालीन कवि। रीतकालीन कवि जो है केशवदास जी, केशवदास जी से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। केशवदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनकी जो रचनाएं हैं इसकी, ठीक है, इनकी रचनाओं की जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी रचना रची है इन्होंने, ये सब आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। और इनकी जो रचना है उसके बारे में, ठीक है, 1, 2, 4, 5 ये प्रश्न पे मिलेंगे। बिहारी जी की जो रचनाएं हैं, बिहारी जी के जो दोहे हैं, बिहारी जी के जो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा, ठीक है, ये सब आपको कवर किया जाएगा। बिहारी, रत्नाकर, जगन्नाथ दास, रत्नाकर प्रारंभ के 10 दोहे, ठीक है, ये सब सिलेबस में है आपके, यहाँ से प्रश्न आएंगे। और है घनानंद, ग्रंथावली, संपा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, फुजान हित, 1, 4, 7, ये जो है ना ये आपका पृष्ठ का नाम है। यहाँ पर अब वहाँ पर उनके जो पद हैं, दोहे हैं जो व्याख्या करने के लिए, वो वहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है कि आधुनिक कालीन कवि। आधुनिक कालीन कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मातृ भाषा प्रेम पर दोहे, रोकहूँ जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मोह कीजिए, ठीक है, ये आपका आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अंतर्गत।
अब आज नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद जी की जो बहुत ही प्रमुख रचना है कामायनी, ठीक है, कामायनी के श्रद्धा फर्क के प्रथम 10 पद हैं, उनको आपको मतलब कि आपके सिलेबस में वो कहीं से भी प्रश्न फंस सकते हैं 10 पद में से, ठीक है। और है आंसू के प्रथम 5 पद, ये भी इनका ही रचना है, तो इससे भी प्रश्न बन आएंगे, ठीक है। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ये कवि हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उनसे प्रश्न बनेंगे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, ठीक है। तुलसी प्रारंभ के 10 पद, वह तोड़ती पत्थर, इनकी रचनाएं हैं। और जो रचनाएं हैं उनके कुछ जो मेन सार हैं, जो पद हैं, उनसे ये टॉपिक्स उठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, ये आपके सिलेबस में। अगला सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, ये भी रचनाकार, ठीक है। मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, या धरती कितना देती है, सब इनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से जुड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा, बीन हूँ मैं तेरी रागिनी भी हूँ, फिर बिकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरो जलने दो, यानी कि इनकी कुछ रचनाएं हैं और कुछ इनके जो मेन जो पद हैं, जो दोहे हैं, जो इनकी पंक्तियां हैं, उनसे जुड़े संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा, ठीक है। अब अगला यहाँ पर यूनिट है जो आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि छायावदोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी छायावदोत्तर, ठीक है, कि जो कवि हैं इस युग के और हिंदी साहित्य में जो शोध हुए हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो कवि हैं वो है अज्ञे जी। अज्ञे जी का नाम आप पूरा जानते हैं, हीरानंद, आप लोग समझ गए होंगे ना, नहीं जानते, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, फचित वो अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए, अज्ञे जी का पूरा नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अज्ञे जी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। नदी के द्वीप इनकी रचना है, या दीप अकेला, कालगी बाजारें, ठीक है, इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की जो विचार आते हैं, भूल गलती, ये इनके टॉपिक्स हैं, ये इनके पंक्तियां हैं और इनके ये हैं रचना, इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है। नागा अर्जुन, अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा, धर्मवीर भारती, बोआई का गीत, कविता की मौत, दूसरा सप्तक, संपादक अज्ञे, ये सब इनसे जुड़े हैं। धूमिल, मोचीराम, रोटी और संसद, ये इनके टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं और इनके जो पंक्तियां हैं उनसे जुड़े प्रश्न आएंगे। और इसमें शोध से जुड़े 2 प्रश्न फंसेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रश्न तय है, आएगा ही आएगा। हिंदी साहित्य में शोध, तो शोध का अर्थ और परिभाषा आपको बताना है। शोध मतलब कि कुछ चेंजेस जो हुए, जो नई चीज़ें आई हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट होके, उसके बारे में। साहित्य में शोध की प्रविधियाँ क्या हैं, शोध के अंग और शोध का क्यों महत्व है, इसका महत्व आपको बताना है। ये सब कवर किया जाएगा आपके यूनिट नंबर 8 में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो 8 यूनिट है यहीं पर समाप्त होता है। इन्हीं से जुड़े प्रश्न फंसेंगे, जो कि हम कोशिश यही करेंगे कि पर डे एक एक यूनिट आपको कवर कराएं और उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बताएं, उसके बाद आपको हम महासंग्राम वीडियो बना के आपकी फुल्ली तैयारी करा दें। यही हमारा उद्देश्य है। बाकी आप लोग को कैसे लगता है कि कैसे आपकी तैयारी करानी है, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कि सर ये बताइए, पहले ये बताइए, क्वेश्चन बताइए या फिर आपको सिलेबस बताएं, आपको जो लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस पूरी के पूरी जो सिलेबस है इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं हिंदी का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी वो थोड़ी थोड़ी करके आप जारी रखिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।